एक चिट्ठी जो अगर अंग्रेजों के हाथों ना आती तो इतिहास कुछ और होता। ये चिट्ठी फ्रांस के महासेना नायक नेपोलियन बोनापार्टे द्वारा लिखी हुई थी, जिसमें नेपोलियन का हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर अंग्रेजों को बाहर निकालने का जिक्र था। नेपोलियन ने यह चिट्ठी मैसूर के शक्तिशाली सुल्तान को लिखी थी, जिन्होंने रॉकेट तोपखानों के प्रयोग से अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। ये सुल्तान, ये मैसूर के टाइगर का नाम था टीपू सुल्तान। 18वीं शताब्दी में पूरे भारत उपमहाद्वीप की राजनीति उथल पुथल हो रखी थी। ईरान के नादिर शाह द्वारा मुगलों की ताकत विध्वस्त हो चुकी थी और मराठों का दबदबा पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद काफी कम हो रखा था। इन ताकतों के कमजोर पड़ने पर हैदर अली नाम के एक शख्स ने अपनी रणनीति और चतुराई का इस्तेमाल करते हुए बुलंदी हासिल कर ली। हैदर अली मैसूर के एक सेना नायक थे। उन्होंने मैसूर के लिए कई लड़ाइयां लड़ी और जीती थी। इन सफलताओं से खुश होकर 1759 में मैसूर के कृष्ण राजा ने हैदर को नवाब का शीर्षक दे दिया। हैदर अली की ताकतें बढ़ती गई और वो मैसूर के डिफैक्टो शासक बन गए और 1761 में उन्होंने अपने आप को मैसूर का सुल्तान घोषित कर दिया। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। उनका असली नाम फतेह अली साहब टीपू था। हैदर अली खुद पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से उसने अपने बेटे टीपू की पढ़ाई और युद्ध शिक्षा पे विशेष ध्यान रखा, जिस वजह से टीपू को उर्दू, पर्शियन, अरबिक, कन्नड़ा भाषाओं में निपुणता हासिल हो गई। इसके अलावा उसने घुड़सवारी, बंदूकबाजी और तलवारबाजी में भी महारत हासिल कर ली। टीपू सुल्तान केवल 15 वर्षीय आयु में अपने पिता हैदर अली के मुख्य सेना नायक बन गए। युद्ध के अलावा उन्होंने मैसूर की अर्थव्यवस्था में भी विशेष ध्यान रखा और उनके राजकाल में मैसूर कृषि और वस्त्र उत्पादन में पूरे भारत में प्रमुख हो गया। मैसूर की आम आमदनी उस समय और राज्यों की तुलना में 5 गुना ज्यादा थी। देखते ही देखते हैदर अली और टीपू ने मैसूर को एक छोटे से राज्य से एक विशाल 80,000 वर्ग मील शक्तिशाली महाराज्य में तब्दील कर दिया। अब दक्षिण और दक्कन में 5 मुख्य शक्तिशाली राज्य थे: मराठा, हैदराबाद, मैसूर, ईस्ट इंडिया कंपनी और कर्नाटक। और इन सब के बीच सत्ता संघर्ष होना संभावित था। मैसूर के मित्र फ्रांस इस समय तक तीसरी कर्नाटक युद्ध में हारने के बाद पीछे हट चुके थे, मगर फिर भी उन्हें संधि के अनुसार गोला बारूद और तोपें बेचने की इजाजत थी। मैसूर की बढ़ती ताकत जल्दी बाकी राज्यों को खटकने लगी। पानीपत की लड़ाई के बाद हैदर अली ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, मगर माधव राव के नेतृत्व में मराठों की ताकत फिर से उभरने लगी। साथ ही साथ निजाम ने अपने समुद्री तट के हिस्से को अंग्रेजों को देकर अंग्रेजों से संधि कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ने युद्ध में एक दूसरे की मदद करने का वादा ले लिया। इसके अलावा कर्नाटक पहले से ही अंग्रेजों के संरक्षण में था। मैसूर अब बिल्कुल अकेला पड़ गया और अपने दुश्मनों से घिरा हुआ था और आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था। और वो ही हुआ। 1767 में सबसे पहले मराठों ने उत्तरी मैसूर पे धावा बोल दिया, मगर हैदर अली ने मराठों को भारी कर देकर उन्हें वापस मुड़ने में मजबूर कर दिया। मगर तभी खबर आई कि दूसरी ओर से हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों के साथ मिलकर बैंगलोर तक पहुंच गए हैं। हैदर अली ने फिर भारी कर देकर निजाम को अपने साथ मिला लिया और निजाम की सेना के साथ मिलके उन्होंने अंग्रेजों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस कूच के दौरान छोटी छोटी कई लड़ाइयां लड़ी गई, इसमें कई में अंग्रेज हावी रहे और कई में हैदर अली, मगर कोई नतीजे न आने की वजह से हैदराबाद के निजाम फिर से अंग्रेजों की तरफ हो लिए। मगर इसके बावजूद भी हैदर अली का हौसला टूटा नहीं और वो अपनी फौज को लेकर आगे बढ़ते गए और अंग्रेज के कैप्टन स्मिथ और वुड्स को पीछे हटने में मजबूर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अंग्रेजों ने अपनी बॉम्बे पोर्ट की फौज को मैसूर के मालाबार इलाके में हमला करने के लिए भेज दिया और आसानी से बैंगलोर को अपने कब्जे में ले लिया।
मैंगलोर को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए हैदर अली ने अपने 18 साल के पुत्र टीपू सुल्तान को भेजा, जिन्होंने पहली बार अकेले अपनी सैनिक टुकड़ी के नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों को हार का स्वाद चखा दिया। इस जंग में टीपू सुल्तान की तोपों ने और अचानक तेज घुड़सवार हमले ने अंग्रेजों को भागने में मजबूर कर दिया। मालाबार वापस जीतने के बाद टीपू सुल्तान को फिर से कर्नाटक में भेज दिया गया, जहां पर टीपू ने 1769 में तिरुवन्नामलाई के किले पे कब्जा कर लिया। इस किले की रक्षा अंग्रेज, कर्नाटक और हैदराबाद की सेना मिलकर कर रही थी, मगर टीपू सुल्तान इन सबको पीछे धकेलने में कामयाब रहे। इस जीत के बाद टीपू सुल्तान ने अपने पिता के नेतृत्व में अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मद्रास पर कूच कर अंग्रेजों को संधि करने में मजबूर कर दिया, मगर ये संधि ज्यादा देर तक नहीं चली। 1778 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच यूरोप में जंग छिड़ गई और अंग्रेजों ने फ्रांस के माहे व्यापारिक बंदरगाह में हमला बोल दिया। माहे हैदर अली के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस बंदरगाह की वजह से ही मैसूर को फ्रांसीसी तोपें, बारूद और बंदूकें मिलती थी। इसके अलावा उनका उत्पादन भी यहीं से यूरोप के बाजारों में एक्सपोर्ट किया जाता था। हैदर अली ने इस कारणवश मराठों और निजाम से संधि कर अंग्रेजों के खिलाफ फिर से जंग का ऐलान कर दिया और 1780 में हैदर अली ने 80,000 बल की सेना के साथ कर्नाटक में अंग्रेजों के किलों पे धावा बोल दिया। अंग्रेजों ने जवाब देते हुए अपने भारत के कमांडर चीफ मुनरो को हैदर अली को रोकने के लिए रवाना कर दिया। उस समय उनकी बटालियन के कैप्टन थे डेविड बेयर्ड। कुछ दिनों के बाद अंग्रेजों ने एक और सेना की टुकड़ी को विलियम बेली के नेतृत्व में मुनरो की सेना से जुड़ने के लिए भेज दिया। हैदर अली को जैसी खबर मिली, उसने टीपू सुल्तान को बेली के बटालियन को रोकने का आदेश दे दिया। टीपू सुल्तान ने तेजी से आगे बढ़ बेली की सेना को रोक दिया और भारी रॉकेट को खानों के प्रयोग से बेली को पूरी तरीके से हरा दिया। टीपू के इन रॉकेटों ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया था। पहली बार उन्होंने इतने सटीक रॉकेटों का प्रयोग युद्ध में देखा था। सैकड़ों रॉकेट और उनमें जुड़े गोल गोल घूमती तलवारें किसी भी सेना के हौसले को तोड़ने में कारगर थी। बेली को हराने के बाद टीपू सुल्तान और हैदर अली ने मुनरो पे धावा बोल दिया। इतनी भारी गोलाबारी का सामना मुनरो नहीं कर पाए और वो अपने तोपों को वहीं छोड़ वापस मद्रास दौड़ गए। जख्मी डेविड बेयर को 4 साल के लिए कैद कर लिया गया। 19 साल बाद यही डेविड बेयर्ड टीपू सुल्तान के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में वापस आए। ये जंग जीतने के बाद टीपू लगातार अंग्रेजों से जंग जीतते गए और अरकट, तंजौर, वेल्लोर और चित्तूर पे कब्जा कर अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल कर ली। साथ ही फ्रेंच नौसेना भी वापस माहे पहुंच गई और समुद्र में उन्होंने अंग्रेजी नौसेना को पीछे धकेल दिया। इस समय तक लग रहा था कि अंग्रेज अब ज्यादा दिनों तक अपना वर्चस्व नहीं रख पाएंगे, मगर यूरोप में फिर अंग्रेजों और फ्रांस के बीच संधि हो गई। इसी समय हैदर अली की भी मृत्यु हो गई, मगर मैसूर के नए सुल्तान टीपू सुल्तान ने अपनी जंग नहीं छोड़ी और बार बार अंग्रेजों को हार का स्वाद चखाते रहे, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने फिर से 1784 में मैसूर से संधि कर ली। मगर 1789 में टीपू सुल्तान के त्रावणकोर के युद्ध अभियान ने फिर से इस संधि को तोड़ दिया। टीपू का त्रावणकोर के राजा से काफी समय से क्षेत्र विवाद चल रहा था। इस वजह से टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पे हमला कर दिया। दोनों राज्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और फिर इस जंग में अंग्रेज भी त्रावणकोर की मदद के लिए आ गए। अंग्रेजों और त्रावणकोर की सेना ने टीपू सुल्तान को इस चढ़ाई के दौरान कोई खास लाभ नहीं उठाने दिया। कहा जाता है कि इस कूच के दौरान टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर में क्रिश्चियनों और हिंदुओं पे बहुत कहर बरसाया, मगर कुछ इतिहासकारों के हिसाब से ये सिर्फ अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई अफवाह थी। उनका मानना है कि टीपू सुल्तान के खुद के राज्य में अनेकों मंदिर थे और उनके कई मंत्री और कोष अध्यक्ष भी हिंदू थे। इसके अलावा मैसूर की ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी और वो टीपू सुल्तान से खुश थी। जो भी था,
इन खबरों के मद्देनजर मराठों ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। निजाम तो शुरू से ही अंग्रेजों के मित्र थे और तीनों ने मिलकर फिर से टीपू सुल्तान को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया और 1791 में टीपू सुल्तान के सेरिंगापट्टम में कूचकर संधि करने में मजबूर कर दिया। टीपू सुल्तान के 2 बेटों को भी अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। मैसूर के राज्य की सीमा अब बहुत छोटी हो चुकी थी और टीपू सुल्तान को अब शक्तिशाली मित्रों की जरूरत थी और उनके सबसे करीबी मित्र फ्रांस का राज्य था। उन्होंने फ्रांस के शक्तिशाली सेनानायक नेपोलियन बोनापार्टे को चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी और उन्हें नेपोलियन की तरफ से जवाब भी मिलना शुरू हो गया। नेपोलियन बोनापार्टे 1798 में इजिप्ट पहुंच गए और उन्होंने टीपू को एक चिट्ठी लिखी। मैं एक बहुत बड़ी सेना के साथ लाल समुद्र तक पहुंच चुका हूं और जल्द ही मैं तुम्हें अंग्रेजों के चुंगल से बचा लूंगा। मगर ये चिट्ठी अंग्रेजों के हाथ आ गई और उन्होंने एकदम से टीपू सुल्तान को खत्म करने का इरादा बना लिया। ब्रिटेन ने 3 बड़ी सेना की टुकड़ियों को मैसूर की तरफ रवाना कर दिया। इसमें से एक टुकड़ी का नेतृत्व आर्थर वेल्सली कर रहे थे, जो आने वाले कल में खुद नेपोलियन को हराने वाले थे। उनके खुद के मुताबिक टीपू सुल्तान से उनकी मैसूर की जंग उनके जीवन की सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक लड़ाई थी, यहां तक कि नेपोलियन की तुलना से भी ज्यादा कठिन। इस जंग में फिर से मैसूर के रॉकेटों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था, मगर फिर भी आर्थर वेल्सली के नेतृत्व में अंग्रेज टीपू सुल्तान के सेरिंगापट्टम किले की दीवार को गिराने में सक्षम रहे और अंग्रेजों के डेविड बेयर्ड बदले की भावना रखते हुए अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर किले के अंदर घुस गए, जहां उन्होंने देखा कि एक मोटा सा आदमी बहुत हिम्मत के साथ अपना सीना चौड़ा रखते हुए अंग्रेजों पे गोलियां बरसा रहा है। लड़ाई कुछ और समय तक चली, मगर टीपू सुल्तान के ना दिखने की वजह से मैसूर की सेना अचानक से थम सी गई। बाद में पता चला कि वो अंग्रेजों पर सीना चौड़ा कर गोली चलाने वाला व्यक्ति टीपू सुल्तान ही था। इस जंग में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपना प्रिंसली स्टेट बना लिया और केरला कर्नाटका के कई क्षेत्र कोयम्बटूर, दक्षिण कनाडा और उत्तर कनाडा अंग्रेजों के अंदर आ गए।